अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंजाइम्स क्या होते हैं। उसमें हमने माइनर टर्म्स देखी थी कुछ, जैसा कि कैटलिस्ट या फिर सबस्ट्रेट क्या होता है। इसके अलावा कुछ मेजर टर्म्स देखी थी। अपो एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर्स, हॉलो एंजाइम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन देखी थी जिसपे दो तरह से क्लासिफाई किया गया था एंजाइम्स को। एक तो नोमेनक्लेचर की बेस पे, जिसमें एंजाइम के एंड में ए एस सी जिस सफिक्स में आता है उसका मतलब होता है कि वो एंजाइम है। ठीक है। और दूसरी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। ठीक है, कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि अगर एक एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में इन्वॉल्व है तो उसको कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, उसमें हमने मजीद इसकी सब क्लासेस भी देखी थी। इसके अलावा लाइगेज, लाइएज एंजाइम, ठीक है, लाइपेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। अगर तो एंजाइम की कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि वेरी कर सकते हैं। तो उसमें उस वेरिएशन से क्या एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं कि वो फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, नेगेटिव वे में कर सकते हैं। ठीक है, और उसका एक ऑप्टिमम वे जिसपे मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म होती है एंजाइम की, वो क्या होता है। तो आज हमने बेसिकली 7 फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, जिसमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। इसके अलावा इनहिबिटर्स आ जाता है, टेम्परेचर आता है, पीएच आता है। पीएच किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। आपको सबस्ट्रेट का आइडिया है, कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था सबस्ट्रेट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम क्या होता है। ठीक है, हमने एग्जांपल देखी थी प्रोटीन की और पेप्सिन एंजाइम की। पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में होता है, ठीक है, और वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। जिस चीज पे एंजाइम एक्ट कर रहा है वो सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि वो सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट कर सकती है एक एंजाइम की एक्टिविटी को। द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, यानी कि वो रिएक्शन जो कि एंजाइम ने कैटेलाइज किया हो, कि जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो, इंक्रीज विद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे ही सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अंटिल अ मैक्सिमम वेलोसिटी इज रीच्ड, जब तक के एक मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर जाए। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी। अगर हम प्रोटीन का केस देख रहे हैं तो जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट यानी कि जितनी ज़्यादा प्रोटीन, उतना बेहतर एक्ट करेगा पेप्सिन एंजाइम अंटिल एक मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर जाए। ठीक है, जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर जाएगी तो जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तब उसकी एक्टिविटी मज़ीद इंक्रीज नहीं होगी। अब जो इसकी वी मैक्स है या मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये कोई फिक्स्ड वेरिएबल नहीं है। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड वेरिएबल, ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी है, उसकी जो वो कांस्टेंट है। ठीक है, हम सबको पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। एक होता है जो कि नॉन फिक्स्ड होता है। अब इस केस में वो नॉन फिक्स्ड है। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कितनी वेलोसिटी होगी एक्सेट्रा। मैक्सिमम वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने देखनी है। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। दिस लेवलिंग ऑफ द रिएक्शन at substrate concentration reflect the enzyme saturation with substrate of all available binding sites on the enzyme। ठीक है, एक जो एंजाइम होता है
वो 3D स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ठीक है। उसमें एक्टिव साइट भी होती है, उसमें एलोस्टेरिक साइट भी होती है। तो जब वो जो सबस्ट्रेट है उसने उस एंजाइम की सारी साइट्स ऑक्यूपाई कर ली हैं तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइकलिस मेंटेस इक्वेशन। According to the Michaelis-Menten equation, it is defined as the substrate concentration as at which the reaction velocity is half of the Vmax. ठीक है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसपे जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो हाफ हो जाए Vmax। इसका क्या मतलब है? इट डज नॉट वेरी विद द एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जितना मर्जी एंजाइम की कंसंट्रेशन हो वो चेंज नहीं होगी। Low Km reflects high affinity of the enzyme for the substrate. Low Km वैल्यू का मतलब है जहां पे लो सबस्ट्रेट अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि हाई अफिनिटी, ठीक है। कम कंसंट्रेशन होगी अगर सबस्ट्रेट की तो एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क कर सकता है, ठीक है, हाई अफिनिटी के साथ वर्क कर सकता है। इसके बरअक्स अगर हाई कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की तो एंजाइम को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है प्रॉपरली, ठीक है, तो उसकी अफिनिटी जो है वो कम होगी। हाई की एम वैल्यू रिफ्लेक्ट्स लो अफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी पे? The velocity of an enzyme catalyzed reaction is directly proportional to the concentration of enzyme. जितने ज़्यादा एंजाइम उतना बेस्ट वर्क, उतना जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है। एक जो केमिकल रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो बेस्ट वर्क करते हैं अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर, जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एंजाइम भी वर्क करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अगर इससे कम होगा तब भी एक्टिविटी अफेक्टेड होगी, अगर इससे ज़्यादा होगा तो जो एंजाइम है जिनकी नेचर प्रोटीन प्रोटीन है वो डीनेचर कर जाएंगे। हम इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है, जिसपे वो अपना बेस्ट वर्क कर सकते हैं। अगर जो एंजाइम है उसकी शेप ज़रा सी चेंज हो जाए तब भी उसकी एक्टिविटी मुतासिर होती है, या तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करते या फिर उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह टेम्परेचर है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, उस पर मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अगर उससे कम होगा तब भी इन्फ्लुएंस होगी, अगर उससे ज़्यादा होगा तो बहुत चांसेस हैं कि डीनेचुरेशन हो जाए। This increase is due to increase in number of molecules having sufficient energy to pass over the energy barrier and form the product of the reaction. अच्छा, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे अप टू अ सर्टेन लेवल एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है यानी कि किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, जैसा कि अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की तो जो फर्स्ट स्टेप था उसमें ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो रहा था आइसोसिट्रेट के अंदर, ठीक है, थ्रू एन एंजाइम जिसको कहते हैं सिट्रेट सिंथेज। अब उस एंजाइम ने रिएक्टेंट को जो कि था हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट, उसको कन्वर्ट करना था सिट्रेट के अंदर या आइसोसिट्रेट के अंदर, ठीक है। तो वो एक अपने डेफिनेट या ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर करेगा। अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो रिएक्शन जो है यानी कि जो प्रोडक्ट बनना था सिट्रेट और आइसोसिट्रेट वो जल्दी से बन जाएगा बनिस्बत अगर हम उसको टेम्परेचर को कम करें, ठीक है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि
जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो वो ड्यू टू मोशन होती है, ठीक है। तो उसमें जो भी पार्टिकल्स है उनकी मोशन इंक्रीज हो जाएगी और जो रिएक्टेंट है वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। Further elevation of temperature beyond the optimum temperature result in decrease in the reaction velocity as a result of temperature induced denaturation of the enzyme। ठीक है, ये मेरा ख्याल है मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। इट इज द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम एक्टिविटी इज एट इट्स मैक्सिमम। फॉर ह्यूमन इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है पीएच। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी पीएच वेरी कर रही होती है, ठीक है। जैसा कि अगर हम स्टमक की बात करें तो हमें पता है कि वहाँ पे HCl प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारे स्टमक की पीएच एसिडिक है। इसके अलावा हमारा जो इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, उसकी पीएच बेसिक होती है या अल्कलाइन होती है, ठीक है। तो जो एंजाइम है वो वर्क करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरनमेंट। Every enzyme requires specific pH for its maximum activity. For example, pepsin, a digestive enzyme in stomach, is fully activated at pH 2। हमें पता है कि 0 to 6 या 0 to 6.9 जो pH होती है वो एसिडिक होती है। 7 पे न्यूट्रल होती है, 7.1 से लेके आगे फुल स्केल 14 तक हमारी जो pH है वो बेसिक होती है। तो हमारे जो स्टमक है उसमें एक एंजाइम है पेप्सिन। हमें पता है कि स्टमक में HCl होता है तो उसका एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। तो जो पेप्सिन है ये पीएच स्पेसिफिक है। अगर हम इसको प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल करें किसी और ऑर्गन में जैसा कि इंटेस्टीन में, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम स्पेसिफिकली काम करता है एसिडिक पीएच के अंदर। तो हमारे स्टमक की जो पीएच है वो एसिडिक है, ठीक है। तो वहां पे ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है एक्सेट्रा। Enzyme activity also depends upon the ionic nature of amino acid side chains. Extremes of pH alter the ionic nature of amino acid side chains and thus halt. Halt का मतलब है रोकना या रुकावट बनना, the enzyme activity. Next देखिए, products of reaction. If the products of a reaction are removed as fast as they are formed, the reaction will proceed in forward direction. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे जैसे एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे और वो या तो दो चीज़ें हो सकती है। या तो जो प्रोडक्ट है उसने मजीद किसी चीज़ में कन्वर्ट होना है और एक स्पेसिफिक साइकिल को कंटिन्यू करना है, जिसकी हम एग्जांपल ले लें जो हम साइकिल्स पढ़ के आए हैं, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब साइकिल, ठीक है। तो क्रेब साइकिल में टोटल 6 स्टेप्स थे। अब हमने देखा था कि पहले एक रिएक्टेंट था जिसने एक प्रोडक्ट बनाया स्टेप नंबर 1 में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि सिट्रेट बन गया या आइसोसिट्रेट। सेकेंड स्टेप में वही सिट्रेट या आइसोसिट्रेट यूज हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाने में। थर्ड स्टेप में वही अल्फा कीटो ग्लूटारेट यूज हुआ नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी जल्दी जल्दी जो प्रोडक्ट है वो यूटिलाइज होता जाएगा उतना उसको कहेंगे कि वो जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है और वो फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। एक तो हम इसको इस एग्जांपल से देख सकते हैं जो कि काफ़ी हमें कंसेप्चुअल है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, हमें अंदाज़ा है। दूसरी चीज़ हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि मैं आपको कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होती है पेप्सिन एंजाइम उसको ब्रेक करता है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाती है अल्टीमेटली अमाइनो एसिड के अंदर या अपने बेसिक सब यूनिट्स के अंदर, और उसके बाद उसने जो भी काम करना है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, टिश्यू रिपेयर का, ऑर्गन रिपेयर का, तो वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ जाके ब्लड सर्कुलेशन में अपना काम परफॉर्म कर लेते हैं रेलिवेंट ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। तो ये दो तरह से हो सकता है। अब दोनों तरह में क्या है कि एक एंजाइम था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट साइकिल का तो बता दिया, क्रैब साइकिल में किस तरह नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज हो रहा था, यूटिलाइज हो रहा था।
तो ये जो हमने अब एग्जांपल पढ़ी है इसमें इस तरह है कि प्रोटीन था, प्रोटीन थी वो स्टमक में जाके पेप्सिन के थ्रू ब्रेक डाउन हो रही थी उसकी, फिर वो नेक्स्ट पेप्टिडेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन हो रही थी उसकी, और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जा रही थी। यानी कि रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो वैसे वैसे यूटिलाइज भी हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बरक्स अगर कोई रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं लेकिन वो फौरी की फौरी आगे यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो जो रिएक्शन है या तो वो स्लो डाउन हो जाएगा या वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है वो क्लॉग कर देंगे नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये इस तरह भी इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, मेटल आयंस, मेनी एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। Carbonic anhydrase loses its activity upon removal of zinc 2 positive from the enzyme. कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है लंग्स तक। इसके अलावा बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। ठीक है, तो उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब इसके स्ट्रक्चर में जिंक का मॉलिक्यूल या जिंक का आयन मौजूद है, तो अगर उसकी रिमूवल हो जाए तो वो अपनी एक्टिविटी लूज कर देता है या परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह एनोलेज रिक्वायर्स बोथ मैग्नीशियम एंड जिंक, एंड पायरोवेट काइनेज जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में, रिक्वायर्स बोथ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। In the absence of an appropriate metal या cofactor, the enzyme typically does not show its activity. ठीक है, अगर कोई आयन मेटल आयन जो कि रिक्वायर्ड है उस एंजाइम को, अगर उसकी एब्सेंस हो या किसी कोफैक्टर की, कोफैक्टर हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, अगर उसकी एब्सेंस है तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, इनहिबिटर्स क्या होते हैं। एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड इनहिबिटर्स। अच्छा, इनहिबिटर्स जो है वो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, या तो वो किसी न किसी साइकिल में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि उसको हाल्ट कर रहा है, या एंजाइम के साथ जाके लग रहा है, उसकी शेप को चेंज कर रहा है या उसके नेक्स्ट प्रोसेस को चेंज कर रहा है, तो वो इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा ड्रग्स, ठीक है, जो हम बाहर से सिंथेटिक ड्रग्स इंजर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वो भी एज एन इनहिबिटर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, inhibition of enzyme activity. There are two types, competitive and non-competitive inhibition. Competitive inhibition या फिर रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है। These inhibitors resemble the substrate. अच्छा, अभी तो नहीं हम, लेकिन नेक्स्ट जो अपना फार्माकोलॉजी है हमारे जो नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसमें हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, आपको वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ी बहुत एग्जांपल दे देती हूँ कि जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, अगर हम ड्रग के केस में बात कर रहे हैं तो वो बहुत हद तक रिजेंबल कर रहे होते हैं अपने सबस्ट्रेट के अंदर। यानी कि जो ड्रग, देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई ना कोई इशू है हमारी बायोलॉजिकल, या ठीक है हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन में कोई ना कोई इशू है, और वो इशू हो रहा है किसी स्पेसिफिक केमिकल के रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ही, ठीक है, तो हमने उस एंजाइम को जाके ब्लॉक करना है, जो कि आगे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्फ्लामेशन की, ठीक है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग की, तो क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज हो रहा होता है जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, या कोई ना कोई ऐसा पाथवे होता है, या कोई ना कोई ऐसा एसिड जो है वो रिलीज हो रहा होता है किसी एंजाइम के थ्रू। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारी बॉडी में जो जनरली इन्फ्लेमेशन होती है उसमें एक पाथवे होता है और एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं PLA2। वो आगे जाके एराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो जाके हमारी जो फॉर एग्जांपल अगर थ्रोट इन्फेक्शन है किसी को, तो थ्रोट में इन्फ्लेमेशन कर रहा होता है। ठीक है, या अगर लंग्स में कोई हमारी इन्फेक्शन हो गई है और वो एसिड रिलीज हो गया उस एंजाइम के थ्रू, तो वो वहाँ पे हमारी इन्फ्लेमेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं गला खराब के, या फिर खांसी वगैरह के, अगर किसी को एस्थमा है तो उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में वो नॉर्मली एंजाइम मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो ट्रिगर हुआ है किसी न किसी बाहर के फैक्टर की वजह से, जैसे कि
अगर हम डस्ट, किसी को डस्ट एलर्जी होती है तो डस्ट का पार्टिकल हमारी बॉडी में गया और उसने उस PLA2 एंजाइम को, फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, और उसने जाके एसिड आगे सिक्रिएट कर दिया और उसने आगे दो पाथवेज शुरू कर दिए जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। अब हम ड्रग बाहर से देते हैं और वो ड्रग इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ना वो एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है, ना ही वो आगे उस एसिड को, जो कि एराकिडोनिक एसिड था, उसको रिलीज करता है, ना ही आगे इन्फ्लेमेशन मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि वो इनहिबिटर है। तो these inhibitors resemble the substrate. Inhibitor binds reversibly to the active site which the substrate would normally occupy. ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रग होती है वो उसको डिसीव कर रही होती है एक किस्म की, ठीक है। अब हमने शुरू में पढ़ा है कि वो इनहिबिटर रिसेंबल कर रहा होता है जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट सबस्ट्रेट है उससे। अब उसको नहीं पता कि मेरे साथ आके वो सबस्ट्रेट लग रहा है या कोई बाहर का इनहिबिटर या ड्रग आके लग रही है, ठीक है। तो वो उसको अपने ऊपर बाइंड होने देता है वो एंजाइम, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रक्चरली रिसेंबल कर रहा होता है, वो असल में वैसा नहीं होता, ठीक है। इनहिबिटर्स बाइंड रिवर्सिबली टू द एक्टिव साइट व्हिच द सबस्ट्रेट वुड नॉर्मली ऑक्यूपाई, देयरफॉर द इनहिबिटर competes with the substrate for the active site and block the formation of enzyme substrate complex, ठीक है। एंजाइम तो था ही, उसके साथ सबस्ट्रेट ने आके लगना था जो कि नॉर्मली लग रहा था, लेकिन हमने बाहर से उसकी इनहिबिशन करवानी है तो हम कोई ना कोई केमिकल ऐसा दे रहे हैं जो कि इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी शक्ल सबस्ट्रेट की तरह लगती है। तो अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंजाइम और उस इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बाय इंक्रीजिंग the concentration of substrate will resume the enzyme activity। क्योंकि ये रिवर्सिबल है कि एक बार अगर एंजाइम के साथ वो सबस्ट्रेट या इनहिबिटर लग गया है तो वो दोबारा से वहां से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और रिमूव कैसे कर सकते हैं? अगर हम डाइल्यूशन कर दें उस सबस्ट्रेट की, यानी कि उस सबस्ट्रेट की मदद से, यानी कि वो सबस्ट्रेट हम ज्यादा अमाउंट में दे तो वो इनहिबिटर जो है वो अपनी एक्टिविटी लूज कर देगा और फिर से एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दीज इनहिबिटर्स डू नॉट रिजेंबल दी सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये रिसेंबल नहीं करते। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन थी उसमें जो इनहिबिटर था वो रिसेंबल कर रहा था उस सबस्ट्रेट से, यानी कि उन दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिल रही थी या स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिल रहा था, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे होते, रिसेंबल नहीं कर रहे होते। Inhibitor does not occupy the active site, rather it binds at some other site, like cofactor, coenzyme to inhibit the activity of enzyme, ठीक है। अब उसमें क्या था कि वो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था वो उसकी एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड कर सकता था, किसकी? एंजाइम की, ठीक है, और उसके आगे जो मैकेनिज्म था वो ब्लॉक कर सकता था। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसमें वो उसकी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई नहीं करता, रादर उसके वो फैक्टर या को एंजाइम के ऊपर जाके लगता है, ठीक है। इट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइट, दस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द एंजाइम टू रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट एंड टू मेक एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इस पैराग्राफ को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम मैट्रिक और एफएससी में दो मॉडल्स पढ़ के आए थे एंजाइम के, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। लॉक एंड की में था कि एंजाइम की 3D शेप होती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो एक लॉक एंड की मॉडल की तरह काम कर रहा होता है, यानी कि एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। एंजाइम अगर लॉक है तो जो सबस्ट्रेट है वो उसका की है, तो वो दोनों आपस में अटैच हो सकते हैं एक पजल की तरह, ठीक है। दूसरा हमने इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा था, उसमें भी यही था कि पजल की तरह तो होते ही है, लेकिन एंजाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वो सबस्ट्रेट को अपने साथ एडजस्ट होने देता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का खुलासा यही था कि जो एंजाइम है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, अगर उसकी शेप जरा से भी चेंज हो गई तो वो पजल का जो दूसरा पार्ट है सबस्ट्रेट वो उसके साथ आके अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने शेप के लिए भी, शेप के एतबार से भी हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि अगर एंजाइम की शेप
ही चेंज हो जाए तो वो सब उस सबस्ट्रेट के साथ जिसने उसके साथ जाके लगना था वो उसके साथ अटैच नहीं हो सकता और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखा कि वो एक्टिव साइट उसकी ऑक्युपाई कर ही नहीं रहा। ठीक है, वो उसकी जो कोएंजाइम है या कोफैक्टर है उसके साथ जाके अटैच हो रहा है और उसकी शेप को चेंज कर देता है। जब उसकी शेप ही चेंज होगी तो सबस्ट्रेट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा कि ये वही एंजाइम है जिसके साथ मैंने बाइंडिंग करनी थी और आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करना था, ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करवाना था। ठीक है, वो उसको पहचानेगा ही नहीं। तो इस तरह से इनहिबिशन हो जाती है। Dilution of enzyme inhibitor complex by increasing the concentration of substrate will not reverse the enzyme activity। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव था उसमें हमने देखा था कि अगर हम डाइल्यूशन कर दें सबस्ट्रेट के साथ तो उसकी एक्टिविटी रिज्यूम हो जाती है उस एंजाइम की, लेकिन इसमें वो एक्टिव साइट के साथ लग ही नहीं रहा जहाँ पे सबस्ट्रेट ने लगना होता है, वो किसी तीसरी जगह कोएंजाइम या कोफैक्टर के साथ जाके अटैच हो रहा है जिसकी वजह से उसकी शेप ही चेंज हो गई है। तो अगर हम मजीद वो सबस्ट्रेट ऐड करते भी जाए तो वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं कि मैंने इसी के साथ काम करना है और इसी का जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारा एंजाइम वाला चैप्टर था। ठीक है, मेरा ख्याल है ये कंप्लीट है। मैं मज़ीद आउटलाइन से इसको मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था तो मेरा ख्याल है ये कंप्लीट है। अगर फिर भी एक दो पॉइंट कोई रहता हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने CRGR के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।